Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on daily news review। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे इंडिया जो कि पार्टिसिपेट करने वाला है रेड फ्लैग और रिम पैक एक्सरसाइज में, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी यहाँ पर पार्ट लेने वाली हैं दो मेगा मल्टी नेशनल वॉर गेम्स में, जिसको होस्ट किया जा रहा है यूएस काउंटर पार्ट द आईएएफ यूएस काउंटर पार्ट्स के द्वारा। और यहाँ पर आईएएफ ने अपने राफेल फाइटर जेट्स को यहाँ पर 2 हफ्ते के मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज रेड फ्लैग के लिए यहाँ पर भेज दिया है। ठीक है, चलिए समझते हैं आखिर ये रेड फ्लैग क्या है और रिम का एक्सरसाइजेस क्या है। तो देखिए, रेड फ्लैग की बात करें तो ये एक एडवांस एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसे होस्ट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के द्वारा, जो कि एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में यहाँ पर कंडक्ट की जाने वाली है। इसमें रियलिस्टिक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि स्टिमुलेट किया जा सके कॉम्बैट एनवायरनमेंट को। साथ ही यहाँ पर बात करें तो मल्टीपल नेशंस यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, लगभग 3100 ज़्यादा सर्विस मेंबर्स और 100 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट इसका पार्टिसिपेंट होते हैं। किया क्यों जाता है? ताकि एक इंटर ऑपरेटिबिलिटी यहाँ पर बढ़ाई जा सके, कॉम्बैट रेडीनेस यहाँ पर क्रिएट की जा सके अमंग द अलाइड फोर्सेस। इसी के अलावा रिम पैक की बात करें तो रिम ऑफ पैसिफिक के नाम से इसे जाना जाता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट बाइनियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है अगेन, जिसको होस्ट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। इसकी बात करें रिम पैक की तो इसे 1971 में यहाँ पर शुरू किया गया था एक एनुअल एक्सरसाइज के रूप में, जहाँ पर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इसमें पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन 1974 से बात करें तो मैरीटाइम एक्सरसाइज ये एक बाइनियल इवेंट में कन्वर्ट हो गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है एक इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाना, ट्रस्ट यहाँ पर बढ़ाना नेवीज के अंदर, ताकि एक फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के रूप में काम किया जा सके। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं इन फाइट अगेंस्ट निपा साइंटिस्ट फाइंड न्यू वे टू जनरेट वायरस लाइक प्रैक्टिकल इन लैब। देखिए, साइंटिस्ट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी थन्नोकल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इन्होंने एक नोवल वे यहाँ पर जनरेट कर लिया है, जहाँ पर नॉन इन्फेक्शियस निफा वायरस जैसे पार्टिकल्स की अगर हम बात करें वीएलपीस की, तो इनको लेबोरेटरी में यहाँ पर बनाया जा सकता है, जो कि मिमिक कर सकते हैं द वाइल्ड टाइप ऑफ निफा वायरस। क्या हमें यहाँ पर जानना ज़रूरी है? क्या ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, हम डायरेक्टली बात करेंगे निफा वायरस के बारे में, जो कि एक जूनोटिक वायरस है, विच मीन्स ये एनिमल से ह्यूमन में आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है, हाईली पैथोजेनिक है, पैरामैक्सियो वायरस की कैटेगरी में आता है। 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में इसका सबसे बड़ा आउटब्रेक देखने मिला था। और यूजुअली माना जाता है जो फ्रूट बेड्स होते हैं हमारे, जो पेट्रोपस स्पीशीज़ होती है बैट्स की, वो इसके लिए होस्ट का काम करते हैं। बाद में जो ह्यूमंस के साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, या फिर इन्फेक्टेड बैट्स पिग्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं, कंटामिनेट फूड यहाँ पर हो जाता है तो ह्यूमन तक पहुँच जाता है। निफा वायरस इस हद तक डेंजरस हो सकता है कि इसके ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के केसेस भी देखे गए हैं। सिम्टम्स की बात करें तो ये रेंज करते हैं फ्रॉम असिम्टोमेटिक इन्फेक्शन से लेके एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस तक, जिसमें कई बार मृत्यु के चांसेस भी हो जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 4 से 14 दिन तक इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो लगभग 80% फर्टिलिटी रेट इसमें देखी गई है। यूजुअली माना जाता है कि ये जो वायरस है ये बैट्स की यूरिन में प्रेजेंट रहता है, और पोटेंशियलिटी बैट्स का जो फीकस होता है, सलाइवा होता है, या जो बर्टिंग फ्लूइड होता है, इसकी वजह से इसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ह्यूमन इन्फेक्शन में अगर हम बात करें तो एनसेफेलिटिक सिंड्रोम्स हमें देखने मिलता है, जिसमें हाई फीवर, हेडेक, ड्राउजीनेस, डिसोरिएंटेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, कोमा और इवन डेथ तक के चांसेस हो जाते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो करेंटली देयर आर नो वैक्सीन आइदर फॉर ह्यूमन और एनिमल्स। इंटेंसिव सपोर्टिव केयर्स की ज़रूरत हो जाती है व्हेन इट कम्स टू निफा वायरस। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात करते हैं टोंगा वॉल्केनो कुड कॉज अनयूजुअल वेदर फॉर रेस्ट ऑफ द डिकेड, और ये बात यहाँ पर एक स्टडी में आई है।
देखिए, रिसेंटली एक स्टडी यहाँ पर पब्लिश की गई है जर्नल ऑफ क्लाइमेट में, जिसमें रिवील किया गया है जो इरप्शन है ह्यूंगा हप्पाई वॉल्केनो का, जो कि जनवरी 2022 के आसपास हमें देखने के लिए मिला था। इसके सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन ग्लोबल वेदर पैटर्न पर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। बात करें कि आखिर क्या क्या फाइंडिंग्स हमें यहाँ पर देखने मिली है, तो पहला, एक अनयूजुअल क्लाइमेटिक इफेक्ट हमें यहाँ पर इसका देखने मिला है। इस इरप्शन की वजह से एक अनयूजुअल वेदर पैटर्न क्रिएट हुआ है, जिसमें लास्ट ईयर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज ओजोन होल क्रिएट हो गया था, जो कि बेटर था देन द एक्सपेक्टेड समर ऑफ 2024। ये इफेक्ट कहीं ना कहीं एक मैसिव रिलीज ऑफ वाटर वेपर, जो कि आपको पता है यूजुअली वॉल्केनो के साथ वाटर वेपर्स रिलीज होती हैं और सबसे अधिक मात्रा में वाटर वेपर ही रिलीज होती हैं, इनके निकलने के कारण स्ट्राटोस्फेयर में ये यहाँ पर पहुंच गए रादर देन टिपिकल स्मोक या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से निकलती है। तो पहली चीज जो यहाँ से सबसे ज्यादा इमिशन हुआ है वो है वाटर वेपर का, जो कि अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस है और इसी की वजह से आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको एक ओजोन होल बड़ा देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, इस स्टडी ने सजेस्ट किया कि ये जो लार्ज ओजोन होल है ये अगस्त से दिसंबर 2023 के आसपास ऑब्जर्व किया गया है, जो कि लीस्ट पार्शियली इन्फ्लुएंस था ह्यूगा टोंगा इरप्शन के द्वारा। वाटर वेपर जो रिलीज हुई थी इस इरप्शन में, इन्होंने केमिकल रिएक्शंस करे और जिसके कारण हमारी जो ओजोन लेयर है वो यहाँ पर डिप्लीट हो गई है अंटार्कटिका के पास। इस इफेक्ट को यहाँ पर प्रेडिक्ट किया गया था क्लाइमेट स्टिलेशन के द्वारा पहले भी 2 साल पहले। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो इस इरप्शन की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेरिक वेव का ट्रैवल है ये यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है। हाई एंड लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं वेदर पैटर्न के कारण, जिससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो इरप्शन है ये बहुत आगे आने वाले 1 दशक तक अगर हम बात करें तो ये हमें देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो प्रेजेंस है ओजोन होल की, इसकी वजह से एक पॉजिटिव फेज ऑफ सदर्न एनुअल मोड हमें देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से हायर चांसेस हैं कि वेट समर्स हों ऑस्ट्रेलिया में। कॉन्ट्ररी एक्सपेक्टेशन हमें देखने मिल रही है कि एल नीनो फिनोमेना के बाद ला नीना की भी एडवांसमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये इस स्टडी से हमें पता चला है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि टोंगा कहाँ है। तो टोंगा एक आइलैंड कंट्री है जो आपको पॉलिनेशिया के क्षेत्र में देखने मिल जाती है, जो कि ओशिनिया का पार्ट है, जहाँ पर लगभग 171 आइलैंड्स आपको देखने मिल जाते हैं, जिसमें से केवल और केवल 45 यहाँ पर हैबिटेंट देखने मिलते हैं। अगर आप मैप ओपन करेंगे तो आपको फिजी, सामोआ आइलैंड्स, कुक आइलैंड्स के बीच में आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा टोंगा आइलैंड्स। इंपॉर्टेंट है, मार्शल आइलैंड से आप नीचे की तरफ आते जाएंगे तो आपको टोंगा आसानी से दिख जाएगा। इस कंट्री की बात करें तो ये यहाँ पर 800 किलोमीटर नॉर्थ और साउथ यहाँ पर फैला हुआ है। फिजी, वेलिस, फिटुना, सामोआ, न्यू कैलेडोनियन, वनाउटा, न्यू और कैरमाडिक जैसे आइलैंड्स इसके आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगे। टोंगा की बात करें तो एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट है, जिसकी इकोनॉमी मैक्सिमम अगर हम बात करें तो रेमिटेंसेस पर डिपेंड करती है उन टोंगन्स पर जो कि विदेशों में रहते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में। अगर हम बात करें तो टोंगा जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ की लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट हमें एक मिक्स ऑफ टोंगन्स, चाइनीज, फिजियंस, यूरोपियंस और पैसिफिक लैंडर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल इनके जैसे ही दिखते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं डज इनइक्वालिटी लीड टू ग्रोथ। चलिए, राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड द पोलराइजिंग रिबटल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये बार बार न्यूज़ में बना रहता है। देखिए, एक स्टडी कंडक्ट की गई है रिसर्च फ्रॉम द पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा, जिन्होंने इंडिकेट किया है कि इनइक्वालिटी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया में सरपास कर रही है दैट द कॉलोनियल टाइम। ठीक है, तो पहले तो ये एक अपने आप में थोड़ा सा पॉजिटिव सा एस्पेक्ट देखने के लिए नजर आ रहा है। सो हाउ डज इनइक्वालिटी हार्म डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हमें इसके बारे में बात करनी होगी जो इस पूरे के पूरे आर्टिकल में बात की जा रही है। पहली चीज़ अगर हम बात करें तो एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, इनइक्वालिटी की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हमें देखने मिलता है, मोनोपोली देखने मिलती है कि केवल कुछ पूंजीवादियों के हाथ में यहाँ पर पावर आ जाती है रिलेटिव टू द लेबर फोर्सेस। ये कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं जो डोमिनेंट बिजनेस ग्रुप्स हैं उन्हें अलाउ कर देता है कि वो प्राइस सेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो जब चाहें अपनी मर्जी के हिसाब से लोअर वेजेस क्रिएट कर देते हैं।
परचेजिंग पावर पैरिटी जो होती है लोगों की वो यहाँ पर घट जाती है। दूसरा अगर हम इसकी बात करें तो दूसरा इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है कंजम्पशन और वेलफेयर पर। हाई इनइक्वालिटी की वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कंजम्पशन पर और वेलफेयर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं हायर मार्कअप्स और लोअर रियल वेजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। लोअर रियल वेजेस का मतलब है कि जो वर्कर्स हैं दे कैन अफोर्ड फ्यूअर गुड्स, जिसकी वजह से एक ओवरऑल कंजम्पशन और वेलफेयर यहाँ पर कम हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक इफेक्ट पड़ता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की वजह से। दे कैन बेसिकली ट्रांसलेट इनटू अनइक्वल पॉलिटिकल पावर, जिसकी वजह से एक अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमें देखने के लिए मिलती है। सो नाउ द क्वेश्चंस कम, हाउ दिस redistribution and growth can work together। सो पहली चीज यहां पर समझिए, टैक्सिंग जो वेल्दी लोग हैं उनके ऊपर अगर टैक्स लगाया जाएगा तो एक रीडिस्ट्रीब्यूटिंग कहीं ना कहीं इनहांस करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, जिसकी वजह से लोगों की इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, परचेजिंग पावर पैरिटी यहाँ पर क्रिएट होगी, लोअर और मिडिल क्लासेस की कंडीशन यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी होगी। दूसरा अगर हम बात करें तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से रीस्ट्रेंथनिंग होगी, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा जहाँ पर इनिशियल इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट में, जिसकी वजह से एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो इनकम और कंजम्पशन बढ़ेगा। हायर इनकम यहाँ पर बढ़ेगी वर्कफोर्स में, जिसकी वजह से सेलिंग बढ़ेगी, लोग परचेज कर पाएंगे और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी एक ग्रोथ की तरह काम करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फ्यूचर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के आधार पर काम करता है रादर देन दी पास्ट वेल्थ। सो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपको फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नए एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर क्रिएट होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लोगों के पास होंगे। सो दैट मीन्स जो कैपिटलिज्म जो कि 1% लोगों तक सीमित है वो यहाँ पर बढ़ेगा। ऐसे में जो मोनोपोलीज हैं वो कम होंगी और कहीं ना कहीं जो हमारा SDG गोल 10 है जहाँ पर इनइक्वालिटीज़ को कम करने की बात की जा रही है, भारत उस तक भी काम कर सकता है। तो ये था इस आर्टिकल के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, और हर बार की तरह इस बार हम प्रीलिम से संबंधित लोकेशन इन न्यूज़ की बात करेंगे और आज हमारे पास है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसलोकेशन करने की बात कर रहा है कुछ टाइगर्स को फ्रॉम दी टबोडा अंधारी टाइगर रिजर्व इन दी चंद्रपुर टू द सह्याद्री टाइगर रिजर्व। सो सह्याद्री टाइगर रिजर्व्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सह्याद्री रेंज में यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में बने हुए हैं। यहाँ पर एक कॉमन बॉर्डर हमें देखने मिल जाती है महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा की, जहाँ पर सह्याद्री टाइगर रिजर्व बना हुआ है। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर रिच एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट हमें देखने मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पर बारिश भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर हमें वुडलैंड, ग्रासलैंड और प्लेट्यूज के क्षेत्र देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे डिस्टिंक्ट फीचर जो टाइगर रिजर्व का है दैट इज द न्यूमरस बैरन रॉकी एंड लेटरेटिक प्लेट्यू, जिन्हें हम यहाँ पर साडास के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो मैक्सिमम इस टाइगर रिजर्व में, बहुत सारे इस टाइगर रिजर्व के आसपास अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बंजर पहाड़ियाँ या लेटरेटिक प्लेट्यूज आपको देखने मिलेंगे, जिन्हें आम भाषा में सडास बोला जाता है। लेस पेरिनियल वेजिटेशन है, हैंगिंग क्लिफ आपको देखने मिल जाएगा, फॉलन बोल्डर्स की कंडीशन, यहाँ पर डेंस थोनी बुशेस भी देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे अगर हम बात करें तो कोयना सेंचुरी, बेसिकली यहाँ पर समझ लीजिए ये पहला टाइगर रिजर्व है वेस्टर्न महाराष्ट्र का और फोर्थ टाइगर रिजर्व है स्टेट का, जो कि 2 प्रोटेक्टेड एरियाज में फैला हुआ है, कोयना सेंचुरी और चांदोली नेशनल पार्क में। दोनों की अगर हम बात करें कोयना सेंचुरी और चांदोली नेशनल पार्क की, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट का पार्ट है और इसी के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का पार्ट भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, जहाँ पर कहीं ना कहीं बाइफिकेशन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की बात की जा रही है। बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में हमें एक चीज़ समझनी होगी जहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं कि क्या आंध्र प्रदेश को जो 2 भागों में बांटा गया है, आंध्र प्रदेश
एवं तेलंगाना में उसके क्या हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशन हमें देखने के लिए मिलेंगे। 2014 की बात करें, जब आंध्र प्रदेश को दो स्टेट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डिवाइड कर दिया गया था, 2014 ही कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट केस स्टडी का भी पार्ट बनता है, जहां पर क्या इम्प्लीकेशन होंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के, जब हम बात कर रहे हैं लिंग्विस्टिक एंड रीजनल लाइन्स। 10 साल इसेंशियल हैं ये एग्जामाइन करने के लिए कि ये डिवीज़न किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है तेलुगु लोगों को, और जो कि ब्रॉडर इंडियन रिपब्लिक का पार्ट है। समझिए, एक इंटेंस डिसएग्रीमेंट हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है जब बात आती है बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में यहाँ पर अभी भी एक डिस्प्यूट है। दोनों स्टेट्स कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, जहाँ पर मिनिमम नॉस्टैल्जिया देखने मिल रहा है फॉर देयर प्रायर यूनिटी ऑफ ओवर 5 decades. For people in the remaining Andhra Pradesh, only Hyderabad from Telangana holds significance in this memory. जो रेसिडेंट है तेलंगाना एरिया के इन रिमेनिंग आंध्र प्रदेश, दे डू नॉट इवोक एनी नोटेबल पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और एल्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वहीं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों रूल किए जा रहे थे गोलकोंडा और हैदराबाद के द्वारा, जहां पर एक एक्सटेंडेड पीरियड तक हमें ये देखने मिले बिफोर बीइंग डिवाइडेड अंडर द यूरोपियन पावर। एक लॉन्ग पीरियड हमें यहाँ पर देखने मिला जहाँ पर एक शेयर्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी इस क्षेत्र में हमें देखने मिली, एंड इट डिड नॉट डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी, जिसकी वजह से सेपरेशन किया गया 2014 में। इन कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर बहुत सारे कन्नड़ भाषी, मराठी भाषी विच वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द निज़ाम हैदराबाद स्टेट, ये यहाँ पर इंटीग्रेट हो गए विद इन दी कर्नाटका एंड महाराष्ट्र रिस्पेक्टिवली। तेलुगु स्पीकिंग रीजन डिवीजन ने यहाँ पर क्वेश्चन रेज करे अबाउट द strength of the linguistic unity compared to Kannada and Marathi speaking region. Economic disparity, linguistic differences, lifestyle variation और political culture discrepancies भी हमें इस क्षेत्र में बहुत देखने के लिए मिली, जो कि कहीं ना कहीं भाषाई आधार पर भी विभाजित थी। ये जो डिवीजन है आंध्र प्रदेश का, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न यहाँ पर उठाता है कि फ्यूचर स्टेबिलिटी जो इस क्षेत्र की या दूसरे लिंग्विस्टिक स्टेट हैं इंडिया में, वो किस तरीके से होगी। इंडियन रिपब्लिक माइट नीड टू रिकंसीडर इट्स ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, जहाँ पर लैंग्वेज को यहाँ पर रोकना होगा, अन्यथा इस तरीके के भविष्य में कई डिविजन्स देखने के लिए मिल सकते हैं। सो मोस्ट इंडियन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो दे आर ऑर्गेनाइज्ड ओनली ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू सेंट्रल स्टेट्स। अगर लिंग्विस्टिक की यूनिटी को हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऐसे में एक ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत है कि क्या ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल को कंसीडर किया जाना या नहीं। पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव में ऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स आ सकते हैं बेस्ड ऑन द टेरिटरी का साइज क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ताकि जो इमर्जिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल फॉल्ट लाइन है उनको समझा जा सके। वहीं अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन ने ऑल्टर कर दिया एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को। इट वेंट फ्रॉम हैविंग 42 लोकसभा सीट्स टू जस्ट 25, जिसकी वजह से एक लेस सिग्निफिकेंस हमें देखने मिला कंपेयर टू तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तेलंगाना की 14 सीट्स यहाँ पर हैं। इट रैंक्स लोअर इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देन केरला। ऐसे में अनइक्वल साइज जो स्टेट्स में है, ये कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल फ्रिक्शन हमें देखने मिल जाता है फेडरल स्ट्रक्चर का। ये बाइफर्केशन की वजह से ना केवल पॉलिटी यहाँ पर हैम्पर हो रही है, बल्कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, वो भी यहाँ पर अनइक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। ऐसे में लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया वॉज केयरफुली कंसिडर एंड डिबेटेड प्रोसेस इम्प्लीमेंटेड इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि क्या हमें किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ काम करना होगा। तो जी हाँ, ये जो डिवीजन है आंध्र प्रदेश का, ये हाईलाइट कर रहा है एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चन कि हमें ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियन स्टेट्स की तरफ काम करना होगा रादर देन दी लिंग्विस्टिक। इंश्योर करना होगा कि स्टेबिलिटी हो, यूनिटी हो इंडियन रिपब्लिक के अंदर, ताकि भविष्य में आने वाली राजनीतिक या फिर आर्थिक समस्याओं को यहाँ पर आसानी से टैकल किया जा सके। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। हम हर बार की तरह यहाँ पर आप सभी के सामने है आज की मैपिंग सीरीज में एशिया। ठीक है,
एशिया में आपको अलग अलग जगह मतलब आपको मेजर प्लेट्यूज देखने मिल जाएंगे, जैसे कुछ प्लेट्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं। लद्दाख जो कि काराकोरम और हिमालयन माउंटेन रेंज के बीच में है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो इंटर माउंटेन है। जब भी कोई प्लेट्यू दो पठारों के बीच में होता है तो हम उन्हें इंटर माउंटेन बोल देते हैं। सेम तिब्बत की बात करें तो ये एक तरफ कुल्लून शाह माउंटेन और दूसरी तरफ हिमालय माउंटेन रेंजेस के बीच में आ जाता है। सो अगेन इट विल बिकम द इंटर माउंटेन। नेक्स्ट है यूनान जो कि पेडीमोंट है। पेडीमोंट का मतलब है कि एक यहाँ पर पहाड़ है और पहाड़ के पास जो यहाँ पर आपको पठारी भाग दिखाई देगा, इसे हम गिरिपद पठार या पेडीमोंट्स प्लेट्यूज कहते हैं। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्ट ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू एंड सेपरेट फ्रॉम द सेजोना बेसिन, जिसकी वजह से आपको ये हम पेडीमोंट प्लेट्यू बोलते हैं। नेक्स्ट इज द पामीर। पामीर भी इंटर माउंटेन है क्योंकि ये पामीर का नॉट है। समझिए, ये अलग अलग पहाड़ों से घिरी हुई है। हिमालयन, वित्तियांशा, काराकोरम, कुल्लून शाह, हिंदू कुश, सारी तरफ से मतलब बीच में ये है और इस तरीके से इसके चारों तरफ आपको अलग अलग माउंटेन्स देखने मिल जाएंगे, इसीलिए हम इसे पामीर नॉट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अर्मीनियन जो कि कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच में, अगेन पेडीमोंट है। नेक्स्ट ईरानियन आपको देखने मिल जाएगा जो कि जाग्रोस माउंटेन, कैस्पियन सी और तुर्कमेनान खारोसान माउंटेन रेंज के बीच में है, ये भी पेडीमोंट है। इसके अलावा एनाटोलियन प्लेट कई बार न्यूज़ में रहती है, एक वॉल्केनिक प्लेट का पार्ट है और कई बार यहाँ पर झटके महसूस किए गए हैं। डेक्कन के पठार की बात करें तो ये भी आपको वेस्टर्न घाट्स के साइड में देखने के लिए मिल जाएगा एंड अगेन इट इज़ द इंटर माउंटेन क्योंकि ये आपको एक तरफ सतपुड़ा और एक तरफ सह्याद्री रेंजेस से एक तरफ सतपुड़ा और एक तरफ विंध्यन रेंजेस से घिरा हुआ देखने के लिए मिल जाता है। इसी तरीके से आपको अलग अलग माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो ये विश्व के वो सारे माउंटेन हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ये तिब्बत का पठार है, इसी के पास आप देखेंगे तो आपको पामीर की नॉट भी देखने मिल जाएगी एंड दैट इज़ वाई ऑल दीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट देयर आर सर्टेन पेनिनसुला जो कि महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एशियन रीजन की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखना होगा दक्कन पेनिनसुला, इंडो चाइना पेनिनसुला, कामचाटका पेनिनसुला, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए, सो ये थे महत्वपूर्ण सारे के सारे हमारे पठार प्लेट्यूज। अगर हम बात करें इस पूरे डिस्कशन को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट rausacademy.in पर जा सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं जहां इस पूरे के पूरे डिस्कशन का फ्री PDF आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड अलॉन्ग विद दैट आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सभी के सामने है जहां पर बात की जा रही है एग्जामाइन द रोल ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिटी एज द प्रिंसिपल फॉर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन लाइट ऑफ द आंध्र प्रदेश बाइफर्केशन। शुड इंडिया कंसीडर ऑल्टरनेटिव प्रिंसिपल फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टेट? जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जाम्पल। सो क्या विचार है आपका इस पूरे के पूरे सवाल के बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप नीचे दिए गए इस लिंक पर डायरेक्टली क्लिक कर भी अपना आंसर अपलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड सी यू सून।